हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 18 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिद की बड़ी बहन क्लेयर गुस्से में सिद का गला दबा रही होती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है, जब वो उसका इंतजार कर रही थी तो अपने दिमाग में क्या सोच रही थी। वो अपने दिमाग में सिद को मार मार के उसका भरता बना रही थी और हर सेकंड के साथ उसका गुस्सा डबल होता जा रहा था। वहीं सिद इस पर सोचता है कि आज उसने पहली बार सुना है कि किसी इंसान का गुस्सा समय के साथ बढ़ता जाता है। वहीं क्लेयर आगे बोलती है कि अभी वो जरूर यही सोच रहा होगा कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं सीध इस पर बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं क्लेयर आगे बोलती है कि चलो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक ह्यूमन अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकता है। वहीं सीध बोलता है कि किसी पर्सन का जब गला दबाया जाता है तो उसकी मौत कार्टोइड आर्टरी के ब्लॉक होने से होती है, सांस लेने से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इस पर क्लेयर बोलती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं क्लेयर आगे बोलती है कि तुमने पहले भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम समर वेकेशन के टाइम मेरे साथ घर चलोगे, लेकिन उस समय भी तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुम मुझसे कि प्रॉमिस ऐसे तोड़ देते हो जैसे वो तुम्हारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते हैं। स्पष्ट बोलता है कि वो आगे से कोशिश करेगा कि वो ऐसा इंसान बने जो अपने प्रोमिस को कभी ना तोड़े। क्लेयर आगे बोलती है कि यह उसका आखिरी मौका है और यह बोलते हुए उसे एक टिकट देती है और बोलती है कि ये बुशिन फेस्टिवल के रिजर्व एरिया का टिकट है जिसका मिलना लगभग नामुमकिन है। यह टिकट वसीद को दे रही है ताकि वो मैच देख के कुछ सीख सके। स्पष्ट क्लियर से बोलता है कि वो तो इस साल फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले रही है। वहीं क्लियर बोलती है कि एकेडमी ने उसे प्रिंसेस रोज की जगह पर एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना है और अब सिर्फ ये न कहे कि उसे इस बारे में पता ही नहीं है। स्पष्ट बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस चेक कर रहा था। इस पर क्लियर बोलती है कि अगर तुम एक लंबी और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो अपनी बड़ी बहन को नज़रअंदाज करना बंद करो। और इस साल चैंपियन वही बनेगी और वो चाहती है कि सिद्ध ये देखने के लिए वहाँ पर मौजूद हो। इस पर सिद्ध क्लियर की हाँ में हाँ मिलाता हुआ यस मैम बोलता है। अगला सीन शिफ्ट होता है एलेक्सिया पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्सिया नात्सुमी यानी बीटा से मिलने के लिए गई होती है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि बीटा अब्रॉड चली गई है। लेकिन वो टेबल पर एलेक्सिया के लिए ओरियाना किंगडम और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन का एक एनवेलप छोड़कर जाती है, जिस पर एलेक्सिया बोलती है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम सिड को देखते हैं जो अपनी बहन के कहने पर रिजर्व वीआईपी एरिया की तरफ चला जाता है। जब वो अपनी सीट ढूंढ रहा होता है तो उसे प्रिंसेस आइरिस मिलती है और इस पर वो बोलता है कि उसका नाम सिड कार्गनो है और उसे लगता है कि वो गलत सीट पर आ गया है और यह बोलते हुए वहाँ से जा रहा होता है। इस पर प्रिंसेस आइरिस बोलती है कि तुम जरूर क्लेयर के छोटे भाई होगे और तुम किसी गलत सीट पर नहीं आए हो, क्योंकि लगता है कि क्लेयर ने तुम्हें अपनी टिकट दे दी है। वहीं आगे हम देखते हैं कि आइरिस सिड से जेनॉन के इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है कि उसकी वजह से सिड को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस पर सिड बोलता है कि उसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहीं आइरिस आगे बोलती है कि रॉयल फैमिली और उसके फादर के बीच में इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन वो एलेक्सा की बड़ी बहन के तौर पर उसे खुद माफ़ी मांगना चाहती है। वैसे इस पर सोचता है कि सबके सामने प्रिंसेस के द्वारा उससे माफ़ी मांगना उसके बैकग्राउंड कैरेक्टर पर्सोना के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं आइरिस आगे बोलती है कि उसे उम्मीद है कि किसी दिन सब मामलों की वजह से एलेक्सा से अपनी दोस्ती में कोई दरार नहीं आने देगा। इस पर सिद्ध बोलता है कि वो सिर्फ वो सिक्के उठा रहा था जो एलेक्सा उसकी तरफ उछालती थी, जैसे ही कुत्ता लकड़ी उछालने पर उसे लेकर आता है। इस पर आइरिस बोलती है कि तो क्या तुम दोनों किसी कुत्ते के साथ खेलते थे। इस पर सिद्ध बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में कुत्ता वही था। वहीं सिद्ध आगे बोलता है कि खैर आप ये सब बातें भूल जाइए। वहीं इसके बाद आइरिस बोलती है कि जो भी हो, लेकिन उसे काफ़ी खुशी है कि एलेक्सिया को तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त मिला है। इस पर सिद्ध बोलता है कि उसे इस बात पर शक है। वहीं आइरिस आगे बोलती है कि एलेक्सिया भी उसके साथ आज आने वाली थी, लेकिन अचानक उसने आने से मना कर दिया, इसके लिए वो माफ़ी चाहती है। वैसे तो इसके लिए बोलता है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बात के लिए। वहीं आइरिस के साथ जो लड़की होती है वो पूछती है कि प्रिंसेस आइरिस इस सर्किस कंपेटिटर के ऊपर अपनी नज़र रखे हुए हैं। वहीं इस बात पर आइरिस बोलती है कि उसकी नज़र मेन टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले सभी कंपेटिटर्स पर है, लेकिन वेगल्टा सेवन ब्लेड की एक पुरानी मेंबर एनिरोस पर उसकी खास नज़र है और वो इस साल पहली बार यहाँ पर पार्ट ले रही है। वहीं उसके साथ जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और अगर उसे उसके साथ फाइट करनी पड़ी तो उसे नहीं लगता है कि वो जीत पाएगी। वहीं इसके साथ जो आदमी बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि लेकिन जो भी हो, इस साल की चैंपियन तो प्रिंसेस आइरिस ही बनेगी। वहीं वो आगे बोलता है कि पिछले कुछ समय में हुए कुछ इंसिडेंट्स की वजह से रॉयल बोसिन मेथड काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया है, लेकिन अगर प्रिंसेस आइरिस इस टूर्नामेंट को जीत जाती हैं तो पहले की तरह ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। इस पर जो लड़की होती है उसके साथ वो बोलती है कि उसे इस तरह से प्रिंसेस आइरिस पर प्रेशर नहीं बनना चाहिए। वहीं इस पर आइरिस बोलती है कि कोई बात नहीं, वो शुरुआत से ही इस टूर्नामेंट को जीतने की प्लानिंग कर रही है और वो जानती है कि रॉयल बुशिन मेथड और उसके किंगडम का भविष्य उसके कंधों पर निर्भर करता है। वैसे ही तो उन लोगों से पूछता है कि क्या इस टूर्नामेंट में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फाइटर्स हैं। वहीं इस पर जो आइरिस के बगल में लड़की होती है वो अपने बगल वाले लड़के से पूछती है कि ये लड़का है कौन। इस पर वो लड़का बोलता है कि ये एकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट है जिसने एक बार सेक्शन 1 के साथ रॉयल बुशिन फेंसिंग क्लास में प्रैक्टिस की थी। इस पर वो लड़की बोलती है कि हाँ, उसे याद आ गया, ये प्रिंसेस एलेक्सिया का बॉयफ्रेंड था। इस पर आइरिस बोलती है कि इसका नाम सीख कार्गनो है और क्लेयर का छोटा भाई है, ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। वहीं इस पर आइरिस के बगल में बैठी हुई लड़की बोलती है कि तुम्हारी बहन से अलग तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल कुछ खास नहीं है। उसके बगल में बैठा हुआ लड़का होता है कि लेकिन तुम्हें धीरे धीरे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन तुम अपने दिमाग में ऐसे फनी आइडियाज मत पालना कि तुम रॉयल फैमिली में शादी कर सकते हो। इस पर सिद्ध बोलता है कि उसके एडवाइस के लिए थैंक यू,
लेकिन क्या इस टूर्नामेंट में कोई और भी इंटरेस्टिंग फाइटर है? जैसे जो आदमी एनेरोस से अगले राउंड में फाइट करने वाला है, वो भी इस टूर्नामेंट में पहली बार पार्ट ले रहा है। इस पैरिस बोलती है कि उसने इसका कोई मैच नहीं देखा, इसलिए उसके बारे में वो कुछ कह नहीं सकती है। इस पैरिस के बगल वाली लड़की बोलती है कि उसकी खासियत है कि वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसके अलावा उसके पास और भी कुछ खास नहीं है और उसके स्किल्स भी काफ़ी अच्छे नहीं है। और उसके बगल में बैठा हुआ लड़का बोलता है कि वो कोई मेन टूर्नामेंट मटेरियल नहीं है और वो अपने लक की वजह से सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाया है। वो सिर्फ अपने दिमाग में खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने अपने मुंडामे मैन पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है और सबके सामने पेश किया है। वही आयरिस आगे बोलती है कि एक और पर्सन है जिसके ऊपर उसकी नज़र है, लेकिन वो टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले रही है। वो एक एल्फ स्वाट मास्टर है। वो बोसन फेस्टिवल की पहली चैंपियन है और इस समय वो कैपिटल के अंदर ही है। आयरिस आगे बोलती है कि इस टूर्नामेंट का हर आदमी ये सोच रहा है कि बियट्रिस समय यहाँ पर कर क्या रही है। वो इसे सोच रहा होता है कि उसे लगा था कि बियट्रिस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी है। वो इसे ये सोचते हुए वहाँ से उठकर जाने लगता है। इस पर आयरिस पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। इस पर सिद्ध बोलता है कि वो अपने नोज़ को पाउडर करने जा रहा है। वही आगे हम देखते हैं कि सिड हॉलवे से जा रहा होता है और तभी वो सोच रहा होता है कि यहाँ पास पास जरूर कोई स्ट्रांग पर्सन है और वो उसके साथ एक सुपर कूल डायलॉग एक्सचेंज कर सकता था, लेकिन अभी वो अपने मॉड कैरेक्टर मोड में है। वही तभी सिड को कोई पीछे से आवाज़ देता है। जब सिड पीछे मुड़ कर देखता है तो वो और कोई नहीं बियट्रिक्स होती है। वही बियट्रिक्स सिड से पूछती है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रहा था। इस पर सिड बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं बियट्रिक्स आगे पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है। इस पर सिड बोलता है कि हाँ बिल्कुल सच बोल रहा है। वहीं बेट्रिक्स सिड से आगे पूछते कि क्या उसने उसके जैसे दिखने वाली किसी एल्फ को देखा है उसके पहली मुलाकात के बाद। इस पर सिड बोलता है कि नहीं, उसने ऐसी किसी एल्फ को नहीं देखा यहाँ पर। वहीं बेट्रिक्स आगे बोलती है कि उसे लगा था कि इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी सारे लोग आते हैं तो शायद वो उसे ढूंढ पाएगी। इस पर सिड बोलता है कि हाँ, ये स्वॉर्ड फाइटिंग फेस्टिवल सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं सिड बेट्रिक्स से पूछता है कि उसके हाथ में जो बैग है उसमें क्या है। इस पर बेट्रिक्स बोलती है कि उसने ये सैंडविचेस बहुत ज़्यादा खरीद लिए थे और ये बोलते हुए बेट्रिक्स सिड को एक सैंडविच दे देती है, जिसके बदले में सिड भी उसे अपना एक सैंडविच दे देता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरियाना किंगडम का ड्यूक पर्व आके आइरिस के बगल में बैठ जाता है। इस पर आइरिस बोलती है कि ये सभी सीट्स स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं। इस पर ड्यूक पर्व बोलता है कि यंग लोग काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे उसे उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए देख के, खासकर उसकी जैसे एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस को कैसे एंटरटेन किया जाता है। इस पर आइरिस बोलती है कि उसे जहाँ तक याद है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है शादी करने के लिए। इस पर ड्यूक बोलता है कि जैसा उसको पता है उन दोनों के बीच में अभी लवर्स वाले झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उसे भरोसा है कि रोज़ वापस आ जाएगी उसके पास। वो आइरिस उससे पूछती है कि तो आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं। इस पर ड्यूक बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली उसके किंग की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज यहाँ पर टूर्नामेंट को अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो कल जरूर टूर्नामेंट को अटेंड करेंगे। वहीं ड्यूक पर आगे बोलता है कि इससे उससे याद आया कि उसके फादर किंग कैलिस भी आज यहाँ पर नहीं आए। स्पाइरस बोलती है कि उसके फादर कल से टूर्नामेंट को अटेंड करेंगे और मैचेस को देखेंगे। वहीं इसके बाद आगे वो दोनों स्टेडियम की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर ड्यूक पर बोलता है कि तो ये है फेमस एनेरोज। वो अपने ट्रेनिंग पिलग्रिमेज के बीच में है, लेकिन उसे एनेरोस को अपने किंगडम के लिए काम करने के लिए इनवाइट करने में बहुत खुशी होगी। स्पाइस बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और उसकी जैसी फेंसर मिर्गा किंगडम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती है। वहीं इस पर ड्यूक पर बोलता है कि प्रिंसेस, आपको नहीं लगता है कि मिर्गा किंगडम के पास पहले से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड डार्क नाइट्स हैं, जबकि उसके किंगडम के लोग डांसिंग नाइट्स को एम्प्लॉय करने के चाइल्डिश आइडिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं इस पर आयरिस बोलती है कि इसी वजह से हमारा अलायंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे किंगडम के नाइट्स आपके किंगडम की किसी भी सूरत में रक्षा करने के लिए ज़रूर हाजिर होंगे। इस पर ड्यूक पर बोलता है कि शायद आपने सही कहा। वहीं आगे ड्यूक पर आयरिस से पूछता है कि वो उसके अपोनेंट के बारे में क्या सोचती है। स्पाइरस बोलते हैं कि उसने अभी तक उसका कोई मैच नहीं देखा है, लेकिन वो देखने में कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है। इस पर ड्यूक पर बोलता है कि तो क्या एनेरोस की जीत निश्चित है। स्पाइरस बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह आदमी देखने में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, लेकिन इसके बारे में एक खास बात है जो कि वीक फाइटर्स के अंदर नहीं देखी जाती है। इस पर ड्यूक पर उससे पूछता है कि वो कौन सी बात है। स्पाइरस बोलते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस। उसकी आंखों में कोई अनसर्टनिटी नहीं है और ये ऐसे आदमी की आंखें हैं जिसे अपनी जीत का रास्ता अपने सामने दिख रहा हो। इस पर ड्यूक पर बोलता है तो चलिए देखते हैं कि इस आदमी का कॉन्फिडेंस कितना कम का है। वहीं आगे हम देखते हैं कि एनेरोज और सिद्ध, जो कि अपने को मुंडावे मैन के रूप में डिस्कस किया होता है कि बैटल का टाइम आ जाता है, वहीं एनेरोज सोच रही होती है कि इस आदमी की असली ताकत इसकी स्पीड में है, लेकिन अभी तक इसने अपनी पूरी ताकत किसी को नहीं दिखाई है। लेकिन इसकी स्वॉर्ड टेक्निक कुछ खास नहीं है, इसलिए अगर मैं इसे हिलने से रोक सकूं तो मैं जीत सकती हूँ। और ये बोलते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सिद्ध उसे आसानी से डॉज कर लेता है। इस पर एनरोज सोचती है कि उसे पता था कि वो इसे डॉज कर लेगा, लेकिन अगर वो उसे उसकी स्पीड का यूज़ करने का मौका नहीं देती है तो वो मैच को जीत सकती है। इस पर एनरोज सिद्ध के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सिद्ध अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि उसने जिस पर हमला किया वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। ये बोलकर वो एनरोज के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एनरोज हवा में उछल जाती है। इस पर एनरोज सोचती है कि उसने जितना सोचा था यह आदमी उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट है। वहीं सिद्ध हवा में कूद कर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इस पर अनलोक सोचती है कि अगर इस अटैक में उसने ज़रा सा भी मैजिक का यूज़ किया होता है तो उसकी जान भी जा सकती थी।
इसके बाद वो सिद्ध से बोलती है कि जो कि अपने आप को मुंडावे मैन के रूप में डिस्गाइज किया होता है कि वो सच में उसकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस पर वो सोचती है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। वहीं ऑडियंस में बैठे ड्यूक पर्ब और प्रिंसेस आइरिस यह देख कर शॉक हो गए होते हैं। वहीं प्रिंसेस आइरिस बोलती है कि एनरोस अब बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं। इस पर ड्यूक पर्ब बोलता है कि वो काउंटर अटैक का वेट कर रही है क्योंकि उसके पास बस यही ऑप्शन बचा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि सिड एनरोस के ऊपर हमला कर देता है और एनरोस उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सिड उसके काउंटर अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे डिफीट कर देता है। वहीं यह देख कर प्रिंसेस आइरिस और ड्यूक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं ड्यूक पर बोलता है कि प्रिंसेस आइरिस आपका अंदाज़ा तो बिल्कुल सही निकला। इस पर आइरिस बोलती है कि उसने भी ऐसा नहीं सोचा था। उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि इस तरह के टैलेंट वाला डार्क नाइट इतने समय तक अननोटिस रह सके। ड्यूक पर बोलता है कि उसने भी इसका नाम कभी नहीं सुना है और उसका फेंसिंग स्टाइल भी किसी एस्टैब्लिश स्कूल के जैसा नहीं लगता है। वहीं ड्यूक पर आइरिस से पूछता है कि अगले मैच में तो आप उसी के साथ फाइट करने वाली हैं, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसे हरा पाएंगे? इस पर आइरिस बोलती है कि वो ज़रूर उसके स्वॉर्ड आर्ट की ब्यूटी के सामने कोई मैच नहीं है, लेकिन फाइट के दौरान स्वॉर्ड आर्ट की ब्यूटी से मैच नहीं जीता जाता है। और ये अगर उसकी पूरी पावर है तो वो अभी तक मेरे लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हो सकता है कि उसने अभी भी कुछ छुपा कर रखा हो और इसलिए वो अपने टेक्निक और स्टैंड्स को सबसे छुपा कर रख रहा है अभी तक। वहीं आइरिस आगे बोलते हैं कि उसे नहीं पता वो क्या छिपा रहा है, लेकिन वो अपने मैच में उसे और उसके सभी सीक्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि आखिरकार उसे जीतना बहुत ज़्यादा पसंद जो है। वहीं ये बोलकर आइरिस वहाँ से जाती है और बोलती है कि अब उसे अपने मैच में फाइट करने के लिए जाना है। वहीं इसके बाद ड्यूक पर भी वहाँ से चला जाता है और हॉर्बर में जाते समय वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि उसे इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अगर इसे लॉलेस सिटी पीछे से सपोर्ट कर रही हो तो ये आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इस पर वो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये शैडो गार्डन का मेंबर है? इस पर वो ड्यूक पर बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये एक आदमी है और वैसे भी शैडो गार्डन को बुशिन फेस्टिवल में कोई सीन क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एने रोज सिड को रोकते हुए बोलती है कि वो अपनी हार स्वीकार करती है क्योंकि उसके सामने वो बिल्कुल भी हेल्पलेस थी। वो आगे बोलती है कि उसने अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनने के लिए छोड़ा था। उसे लगता था कि उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, लेकिन कुछ समय बाद उसका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यह हार उसके लिए एक बहुत अच्छा लेसन था। इस पर सिड, जो कि मुंडावे मैन के रूप में डिस्गाइज किया होता है, बोलता है कि उसने भी अपने वेट्स को पहली बार रिमूव किया है, इसलिए उससे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं इसके बाद एनरोज उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन और वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ। इस पर सिड उससे बोलता है कि वो सिर्फ एक बेवकूफ़ है जिसने पावर की खोज में अपना सब कुछ खो दिया। वही एनरोज आगे बोलते कि वो चाहता है तो उसके साथ उसके होम किंगडम में चल सकता है। वो पूरी कोशिश करेगी कि वहाँ पर उसे गवर्नमेंट के अंदर उसके वर्थ की कोई पोस्ट मिले। वही इस पर सिद्ध बोलता है कि ये दुनिया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इस पर एनरोज उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलते हैं कि अगर वो अपना मन बदलता है तो कर उससे आके मिल सकता है। वही बैकग्राउंड में हम देख रहे होते हैं कि सेठ के सट्टेबाज दोस्त को सिक्योरिटी वाले घसीट कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस अपना मैच आसानी से जीत जाती है। वहीं वो सोच रहे होते हैं कि उसे इस जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आयरिस बिएट्रिक्स को देखती है ऑडियंस में और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं आयरिस बिएट्रिक्स को पीछे से रोकते हुए बोलती है कि वो इसके लिए माफ़ी चाहती है, लेकिन क्या वो वॉर गॉडेस बिएट्रिक्स है? बिएट्रिक्स उससे पूछती है कि हाँ, लेकिन वो कौन है? इस पर आयरिस बोलती है कि वो मिडगार किंगडम की क्राउन प्रिंसेस आयरिस मिडगार है। इस पर बिएट्रिक्स उसे अपना एक सैंडविच ऑफर करती है, जिसके लिए आयरिस मना कर देती है। वहीं अगला सीन सीट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने परफॉर्मेंस में। वो सोच रहा होता है कि वो अपने इस एक्ट को किस तरह ख़त्म करे। वह यही सोचते हुए वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने रूम के पास पहुँचता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है कि लगता है तुम आज बहुत ज़्यादा खुश हो। स्पष्ट बोलता है कि हाँ, वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो ये उसकी बड़ी बहन क्लेयर होती है। इस पर क्लेयर उससे आगे बोलती है कि तो क्या वो उसका मैच देख के भी इतना ही ज़्यादा खुश था? और ये देख कैसे समझ जाता है कि लगता है वो आज मारने वाला है। वहीं इसके बाद हम रोज़ को एक टूटे हुए घर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने हाथ में सिर के द्वारा दिए गए सैंडविच का रैपर पकड़ी हुई होती है और एपिसोड 18 यहीं पर खत्म हो जाता है।